नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। हम लोग देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 का हमारा भारत देश। आपका चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, 7वां चैप्टर है। इससे पहले 6 चैप्टर देख चुके हैं हम लोग 7 वीडियो में। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में ही आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें जाकर ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीके से पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग इसमें भारत की स्थिति देखेंगे। अभी तक जो भी देखते आए हैं, आराम से धीरे धीरे देखते आ रहे हैं हम लोग। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग इसमें स्थिति के बारे में देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में देखेंगे तो हिमालय है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, उत्तर में क्या है, हिमालय है। दक्षिण में हिंद महासागर है। पश्चिम में देखेंगे, इधर पश्चिम में तो अरब सागर है। ठीक है, और पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। इतने में ही ये घिरा हुआ है। अगर हम ऐसे एक त्रिभुज जो कि यह भारत मान लीजिए है अगर तो, ठीक है, चलिए, तो ऊपर हिमालय, नीचे हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल है भारत का, वो कितना है टोटल, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए, अब यहां पे देखेंगे आगे कि जो उत्तर में है, यह कहां पे लास्ट पॉइंट है इसका, कश्मीर में। यहां पे है जो कन्याकुमारी में। यहां पे जो कश्मीर है, यहां पे उसका उत्तरी पॉइंट। यहां पे अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में, और पश्चिम में कच्छ का रण, जो कि यहां पे गुजरात में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पे कन्याकुमारी तो ठीक है तमिलनाडु में। यहां पे है जो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, ठीक, और यहां पे तो कन्याकुमारी। यहां पे है जो किविथु, किविथु, यहां पे है आपका गौरमोता। ठीक है, तो गौरमोता पश्चिम में सबसे पश्चिम उत्तर है, और पूर्व के सबसे पूर्व उत्तर बिंदु क्या है, किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तर में इंदिरा कॉल कश्मीर में है। कन्याकुमारी अगर हम लोग बात कर लेंगे, चलिए आगे यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पूर्व में क्या है, किविथु है। पश्चिम में क्या है आपका मतलब गुजरात कश्मीर में गौरमोता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका कश्मीर उत्तर में। दक्षिण में हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, यहां से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे जो ओवरव्यू में। इसकी स्थिति देख लेते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर का जो क्रम है, उसके अनुसार कितना है। ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तर से दक्षिण की जो भूमि की दूरी है, यह कितना डिस्टेंस है, तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें, यहां पे लिखना शुरू करें कि उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है आपका भारत का कितना विस्तार है, तो हो जाएगा 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अगर हम कह दें कि पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है आपका, तो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर है आपका। आप इसका भी अंतर पूछ लेता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या, 11, एक कैरी 11 में से 3 गया, आप लोगों का कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पे एक बचा था, यहाँ पे 11 में से 2 गया, तो 281 किलोमीटर का अंतर आता है।
ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार में। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों का पूछ लेगा। तो इतना हो गया यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग डिग्री में। देखेंगे जो उत्तर में हम लोगों का विस्तार है और दक्षिण विस्तार है जो भूमि पर है, ठीक है, वो कितना है। तो नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको डिग्री पढ़ेंगे, इसको मिनट पढ़ेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है भारत का, ठीक है। यह उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। अब पूर्व से पश्चिम का विस्तार देख लीजिए। पश्चिम में आपका 69 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यह आपका यहां से यहां तक का विस्तार, ठीक है। तो ये विस्तार आप लोगों का है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे अंतर का, अक्षांशों और देशांतरों का अंतर का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे अंतर हो जाएगा यहाँ पे 29 डिग्री का लगभग, ठीक, लगभग 29 डिग्री का। अगर हम पहले यहाँ अगर शुरू से क्लास ले रहे हैं आप, तो आपको पता होगा कि एक आपका जो हो जाएगा 15 डिग्री का 1 घंटा होता है लगभग। अगर शुरू से आप क्लास कर रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, यामोत्तर के हिसाब से। तो 15 डिग्री यहाँ पे लगभग 15 दुना के 30 डिग्री का है, तो 2 घंटा हुआ ना। तो यही कारण है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में और यहाँ पे कच्छ में, यहाँ पे लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है सूर्योदय में। सूर्योदय यहाँ पे पहले होगा 2 घंटा और यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटा बाद होता होगा नहीं, होता है। यह आप लोग जान जाइए, अगर नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। यह फैक्ट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम अगर देख लेते हैं कि आगे यहां तक हो गया आपका। अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि यहां से अगर हम देखें कि जो लास्ट पॉइंट हम लोगों का है इंदिरा पॉइंट यहां पे आ जाएगा, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास यहां पर आता है, जो कि इंदिरा पॉइंट यहां पे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट आ जाता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लोगों का भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहा जाता है, जो कि डूब चुका है, ठीक है, डूब चुका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अब आगे चलते हैं, प्रायद्वीप की बात करते हैं कि भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है, भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप क्या है, तो 3 तरफ से जल से घिरा हो वह स्थान, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आराम से अच्छी तरीके से। तो प्रायद्वीप को हो गया, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप की। यहां मैं बता दिया हूं कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है वह स्थान, इसे इसलिए इसको भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भारत का यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर कितना है, 82.5 डिग्री में बताया था, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यही इसी के आसपास होकर ऐसे 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 आपका गुजरता है यहां से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यूएसए। अच्छा अलग अलग मानक, जैसे कि अगर ज्यादा बड़ा देश है तो उसमें ज्यादा मानक यामोत्तर होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं होंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे भारत में इतना है, तभी इतना ज्यादा अंतर हो गया लगभग 2 घंटे का। और जब रूस जैसे बड़े बड़े देश होंगे तब तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा समय का। इसीलिए समय समान रहे, इसीलिए यामोत्तर तय किया जाता है। और सबसे ज्यादा यामोत्तर यहाँ पे रसिया का हो जाएगा, और यूएसए में 7 हैं, कनाडा में 6 हैं, और ऐसे ही अलग अलग देशों में कई यामोत्तर होते हैं। इस चीज को जानिए समझिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे खूब सारा रहता है आपका कंफ्यूजन, ठीक है। देखिए
अगर बात करेगा कि जमीन से, देखिए शुद्ध भाषा में समझिए, जमीन से जुड़े भारत के कितने पड़ोसी हैं, देश हैं, तो 7 हैं, 7। ठीक है, 7। कौन कौन से? यहां देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, फिर से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार। फिर से एक बार देखिए, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर आ जाइएगा चीन, चीन के नीचे यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बगल में भूटान, भूटान फिर नीचे आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के उस साइड में जाएंगे आपका जो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, 7 देश है। और अगर कह दे कि टोटल भारत के पड़ोसी कितने देश हैं, तो 2 देश और जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मालदीव और यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। यह दोनों देश मिल जाएंगे और टोटल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, अभी तक 7 थे पड़ोसी देश, अगर दोनों को ले लिया जाएगा तो 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे भारत के। क्वेश्चन आया था आप लोगों का 2018 में। ठीक है, यहां से 9 दिन मालदीव श्रीलंका को ले लिया जाए तो मालदीव तो पूरी तरीके से मतलब दूर है भारत से थोड़ा सा, लेकिन श्रीलंका जो है पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है भारत से। यहां से क्या है, पाक जल संधि, जल संधि। और जल संधि और स्थल संधि क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूं, फिर से एक बार जान लीजिए। जल संधि क्या होता है कि दो बड़े भागों को एक पतला रास्ता, पानी के पतले रास्ते से अलग किया जाता हो, उसे जल संधि कहते हैं। और कहीं ना कहीं वो दो जुड़ाव हो रहा हो, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर। ठीक है, स्थल संधि, यहाँ पे तो पाक संधि जल संधि के उदाहरण हो गया। स्थल संधि का क्या है, दो बहुत बड़े भागों को एक पतला सा सकरा स्थान जो स्थल हो वो जोड़ रहा हो, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा स्थल संधि जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया वहां पे स्थल संधि का उदाहरण। ठीक, चलिए, तो यहां पे आपका पड़ोसी देश हो गया। यह तो हम लोग जनरली राजनीतिक आपका इसका विस्तार समझ गए, देख लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, अब हमको लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को समझ गया, आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके भौतिक जो विस्तार है उसको देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद भौतिक विस्तार देख रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए, हम लोग अब देखेंगे कि भौतिक विभाजन जो है भारत का किस प्रकार से हुआ है, और जो क्लास 6 में, कक्षा 6 के एनसीईआरटी में दिया है उतना ही देखेंगे। आगे जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू यहां से मिल जाएगा आप लोगों को, इतना है। ठीक है, तो भौतिक विभाजन में शुरू करते हैं हम लोग ऊपर हिमालय से। जो अभी मैं इसके पहले जो बताया अभी जस्ट, वहां पे क्या था कि जो उत्तर में था हिमालय था, दक्षिण में हिंद महासागर था, आपका जो पश्चिम में अरब सागर था, इधर पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी था। तो जो ऊपर हिमालय है इसको हम लोग संतरी के रूप में देखते हैं। संतरी के रूप का मतलब ये हो गया किसे, संरक्षक, रक्षक जिसे कहते हैं, यहाँ पे संरक्षक के रूप में, संरक्षक का ही यहाँ पे हो जाएगा, संरक्षक के रूप में ही रक्षक, प्रहरी माना जाता है इसे। किसे, हिमालय को प्रहरी माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वहां से ऊपर से आने वाली, उत्तर से आने वाली शीत लहर है या शीत जो हवाएं हैं या तो गर्म हवाएं हैं, इन सभी से बहुत ही बचाता है। यहाँ पे बहुत ऊंचाई होने की वजह से जो हम लोगों का उत्तर वाला बेल्ट है बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित है, भारत पूरा अच्छी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे न ज्यादा जनसंख्या निवास कर पाती और न सही से फसल हो पाते, न कुछ सही से हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको संतरी के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, अगर संतरी शब्द दे देगा तो उलझन में नहीं आना है। संतरी का मतलब होता है प्रहरी, यह एनसीईआरटी का एक शब्द है। चलिए, इसके बाद देखेंगे अगर हम लोग, तो जो हिमालय है उसको मतलब ऊपर जो पर्वत श्रेणी है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सॉरी 3 भागों में, 3। कौन कौन सा, उत्तरी हिमालय जिसे बृहद हिमालय
भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं इसी को। आप लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3, 1 2 3। मैं यहाँ पे ऐसे अगर करूं, देखिए यहाँ पे खींचूं तो ये है पहला आपका जो जिसे उत्तरी हिमालय कहते हैं, और उत्तरी हिमालय को ही हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं। बृहद बृहद हिमालय या हिमाद्री, ये दोनों नाम, तीनों नाम उसी का है, उत्तरी हिमालय का। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब उसके जस्ट नीचे जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यह वाला हिस्सा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे मध्य हिमालय, जो कि मध्य में ही है। बाकी और भी श्रेणियां हैं इसमें, उसे नहीं समझना है अभी, क्योंकि अगर हम लोग यहीं पे करेंगे सब कंफ्यूजन हो जाएगा। जितना दिया है उतने ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो बीच वाला उसे क्या कहेंगे हम लोग? मध्य हिमालय कहेंगे। ठीक है, अच्छा, मध्य के नीचे भी एक हिमालय वाला देखिए, यहाँ पे बहुत पवित्र स्थान भी हम लोगों का है, जो शिवालिक, शिव जी का, यहाँ पे इसे शिवालिक कहेंगे। क्या? शिवालिक कहेंगे। समझ आ गया? 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी हिमालय जिसे बृहद हिमालय भी कहते हैं, आगे बीच में आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं इसे, और हिमांचल भी कहते हैं इसे, और लास्ट वाले इसको कहते हैं शिवालिक कहते हैं। ठीक है, इतना समझना है। तो यह रहा आप लोगों का ऊपर का पर्वत, मतलब पर्वतों के क्रम में जो बांटा गया है। यहाँ पे जो पूरा ये वाला क्षेत्र है, पूरे तरीके से ये जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है, कहाँ पे स्थित है? यह जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान जो गंगा और यमुना का जो मैदान है, ये पूरा समतल है, पूरा सपाट है। इसी के ऊपरी हिस्से में कौन है? आपका हिमालय है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे गंगा के मैदान में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि किसी के मैदान, मतलब किसी भी मैदान में जनसंख्या कितना निवास करती है, तो गंगा के मैदान में, यहाँ पे गंगा के मैदान में बहुत ही अधिक जनसंख्या निवास करती है और जगहों की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय एरिया है, यहाँ पे आपका जो मैदानी एरिया सपाट, सब चीजों का बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे मिल सकता है। परिवहन की सुविधाएं हो सकती हैं, यहाँ पे आपका जो कृषि हो सकता है। ठीक है, पानी की उपलब्धता बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है इस वाले बेल्ट में पूरा, जो कि गंगा यमुना का क्षेत्र है। ठीक, उसी से नीचे जस्ट आएंगे तो यहाँ पे अरावली की श्रेणी है। देखिए अरावली की श्रेणी, अरावली श्रेणी में, अरावली श्रेणी जो कि पश्चिम से, सॉरी, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगी हुई है, ऐसे अरावली श्रेणी है। और अरावली के जस्ट पश्चिम में आपका थार का रेगिस्तान, जो पश्चिमी भारत में है, थार रेगिस्तान है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक है, रेगिस्तान जो कि पूरी तरीके से मरुस्थल है, वहां पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती, नाम मात्र पाई जाती लेकिन नाम मात्र पाई जाती, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, आपका नारियल हो गया, यह जो कम पानी में भी रह सकते हैं वनस्पति, वैसे वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो देखिए विंध्य पर्वत है, इस वाले श्रेणी में ऐसे विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी। उसी के जस्ट नीचे आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, ये 3 है, मतलब यहाँ पे देखिए बीच वाले में इस समय ऐसे है। और आपको पता होगा कि नर्मदा ऐसे और ताप्ती ऐसे, यही हैं जो द्रोणी के रूप में पश्चिम दिशा में बहती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में। कौन? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्रोणी में कौन बहती है? आपका नर्मदा, और नीचे यहाँ पे ताप्ती हो जाएगी। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, सतपुड़ा से नीचे ताप्ती बहती है। ये द्रोणी से बहते हुए जाती है सब। ठीक है, कौन कौन? नर्मदा और यहाँ पे हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दक्कन का पठार है। पठार, पर्वत, पहाड़ी, सभी मैं बता दिया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, या तो उससे पहले वीडियो, जो भी वीडियो लगातार चला रहा है। ठीक है, तो अब यह नहीं आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे कि पठार किसे कहा जाता है और पर्वत किसे कहा जाता है। तो पठार एक है, वहां पे दक्कन का पठार। ठीक है, पश्चिम घाट सुने होंगे आप लोग, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये पश्चिमी घाट एकदम सकरा, एकदम बहुत ही सकरा है, और एक लगातार है, मतलब ये टूटा फूटा बहुत ज्यादा नहीं है,
एक श्रेणी क्रम में पूरी तरीके से लगातार है, इसीलिए पश्चिमी घाट पर दमदार बारिश होती है। जो यहाँ पे मानसून ऐसे चलते हैं, ये वाला इधर से मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऐसे चलता है जब, तो यहाँ पे श्रेणी होने की वजह से पश्चिमी घाट पर बहुत ज्यादा बारिश होता है। वहीं पे बहुत ज्यादा हॉट स्पॉट भी पाया जाता है। ठीक है, विभिन्नता जिसे कहते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जो बारिश होती है, यहीं पे ये वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और यहीं पे ये पूरा वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है आगे बताएंगे। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, नामात्र। वो अगर पूर्वी, देखिए ये वाला सकरा बहुत है, पतला बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये टूटा फूटा बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर आ जाएंगे यहाँ पे, जो पूर्वी घाट है यह टूटा फूटा है और थोड़ा अपेक्षाकृत चौड़ा है। किसके अपेक्षाकृत? पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत यह चौड़ा है। कौन? पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट चौड़ा और यह टूटा फूटा भी है। टूटा फूटा भी है। ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में जान लीजिए आप लोग। यहीं पे आप लोगों का देखिए यहाँ पे अनाई मुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहीं पे सब है। इलायची की पहाड़ियां है, कार्डेमम की पहाड़ियां यहाँ पे है। इन सभी पहाड़ियों यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जब जैसे और अच्छे से पढ़ेंगे आगे, जैसे चैप्टर बढ़ेगा उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों का हो गया है, गंगा का मैदान हो गया। हाँ, इस चीज को जान लीजिए कि जो बृहद हिमालय में ही आप लोगों का ये माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, वो आपका जो है 8,850 मीटर। ठीक है, ये हिमालय में, बृहद हिमालय में ही स्थित है। ठीक, इतना हो गया आप लोगों का। इसके बाद है कि पूर्व में गिरने वाली नदियां जो है, कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर जाएगा कावेरी। ये नदियां, और नदियां तो और हैं, लेकिन जो यहाँ पे मुख्य हैं, जो दक्षिण में वहां पे गिरती हैं, पश्चिम में मतलब पूर्व में, उनका जो है यह है, इतनी नदियां। ठीक है, अब जो पश्चिम में गिरने वाली है, ये कौन कौन से हैं? साबरमती, लूनी, नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती। ठीक है, इतने। अच्छा, लूनी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो अदृश्य हो जाती है, अदृश्य नदी, रास्ते में अदृश्य नदी, रास्ते में अदृश्य हो जाती है, कहां पे? यह गुजरात राजस्थान होते होते यहाँ पे, राजस्थान से गुजरात होते होते यह समा जाती है, मतलब। ठीक है, कच्छ के रन जाते जाते। और आगे नर्मदा और ताप्ती के बारे में अभी बता दिया हूं कि यह कहां, द्रोणी से होकर बहती है। कहां? द्रोणी से होकर पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, और यह सब क्या बनाते हैं? एक्चुअली एक्चुअली बनाते हैं सब। ठीक है, और जो ये लोग हैं ये डेल्टा बनाते हैं, जो यहाँ पे पूर्व की तरफ बहती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, प्रवाल और पॉलिप जो शब्द है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। प्रवाल या पॉलिप। प्रवाल क्या होता है कि जो समुद्र के छोटे छोटे जीव होते हैं, जो जब मर जाते हैं तो उनका जो शव मतलब कंकाल होता है, छोटे से जमाव के कारण एक बहुत धीरे समय में वो प्रवाल भित्ति जो होता है आपका, जमने के कारण एक बहुत चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग पॉलिप कहते हैं, पॉलिप। और इसका, इसकी वजह से निर्माण किसका हुआ है, द्वीप का निर्माण हुआ है भारत में, उसका नाम है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। भारत में दो द्वीप हैं। एक है आपका मतलब इस तो हुआ नहीं, एक है आपका अंडमान एंड निकोबार,
अंडमान एंड निकोबार, और एक है आपका लक्षद्वीप, जो कि यहाँ पे हम लोगों का है, यहाँ पे लक्षद्वीप यहाँ पे है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, भारत के इस वाले हिस्से में ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये, इस चीज को ध्यान रखिए। अब सुंदरवन डेल्टा की बात आते हैं। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित है। पश्चिम बंगाल में चापाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चापाकार डेल्टा का निर्माण कौन करते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में ही। इसी में ही सुंदरवन डेल्टा में ही बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, जो कि हमारे देश के राष्ट्रीय पशु मतलब टाइगर है, ठीक है। इसके बाद और यही जो यह बंगाल टाइगर सुंदरवन कैसे पड़ा, तो यह सुंदरी वन के कारण, सुंदरी वन के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और यह सुंदरी वन मैग्रोव वन है। क्या है? मैग्रोव वन है। मैग्रोव वन क्या होते हैं? यह समुद्री वन होते हैं, मतलब खारे पानी में, समुद्री वन जो कि खारे पानी में अधिकतर उगते हैं, ठीक है। जो भी समुद्र के किनारों पर ही सुंदरी वन मतलब मैग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। हमेशा पानी वहां पे लगा रहेगा, यहाँ पर मैग्रोव वन होते हैं। तो इतने सब क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाने चाहिए थे, आने चाहिए, और इसको देखने के बाद तो हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है यदि तो हमें आप बता सकते हैं, ठीक है। यह देखिए पूरा जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, सॉरी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 आपका हमारा देश भारत के बारे में हमको लगता है कि आपको मोटी मोटा समझ में आएगा। एक चीज और बचा है, एक चीज और, कि भारत में टोटल आपका जो राज्य है कितना है? 8। यूटी कितना? यूनियन टेरिटरीज आपके यहां पे हो जाएगा, सॉरी भारत में राज्य 28 और यूटी जो है 8। यह आप लोगों का इस समय का है, ठीक है, स्थिति। अब बाकी का जो काम है आप लोगों का कि इन 36 स्टेट्स का राजधानी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि राजधानी पूछ लिया जाता है और राजधानी याद भी रहनी चाहिए। तो इन सभी का राजधानी का आपका जिम्मा है, याद कर लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई आप लोगों का धन नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो भी जब आएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा समय से, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यकीन मानिए अगर आप लोग ऐसे ही बने रहें सही तरीके से, पूरा अगर सीरीज फॉलो कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन जो टेट, सुपर टेट, पीसीएस, चाहे लोअर, चाहे जहां पे भी है, ज्योग्राफी से तो ये क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और यह पूरा श्रृंखला चलने वाली है। आपको प्लेलिस्ट मिल गई होगी, नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट अगर जानते हैं तो, ठीक है। चलिए, बाकी कोई इसमें बताने लायक है नहीं, जो बताया दिया गया था पूरी तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया, बता दिया गया, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।